सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 22 फरवरी 2022 को हिंदी का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% यही पेपर देखने को मिल सकता है। तो चले फिर बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप आगे आने वाली संस्कृत का वीडियो लेक्चर भी देख सके। तो चलिए फिर बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बेरोजगारी का प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण किसे माना है। पहला ऑप्शन में दिया गया अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को और ऑप्शन डी में दिया गया है उद्योग धंधों की कमी को। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 का आंसर कीजिए कि अंबेडकर के दृष्टिकोण से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अंबेडकर के दृष्टिकोण से भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि मदन किसका पुत्र है। 100% ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है मदन किसका पुत्र है। तो यदि आप बीस के दांत कहानी का अध्ययन किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि मदन गिरधर लाल का पुत्र है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गिरधर। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि 20 के दांत कैसी कहानी है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी जानते होंगे। जितने भी क्वेश्चनों का आंसर उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना आंसर लिखिएगा। देखिए 20 के दांत जो कहानी है यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए प्रत मानव का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत मानव का जो अर्थ होता है वो प्राचीन का मानव। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि हॉकर्स कौन थे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी जानते होंगे। देखिए हॉकर्स जो थे यह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछाता है कि बेतमा कहाँ पे स्थित है ना जी। तो बेतमा जो है यह इंदौर के पास स्थित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, इंदौर के पास स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन 8 का जल्दी आंसर कीजिए कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन 8 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 11 रुपये। दोस्तों रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे और 11 रुपये का चोरी का जो इल्जाम है वो बहादुर पर लगता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन 9 कहता है शेक्सपियर कौन थे। दोस्तों शेक्सपियर जो थे यह एक उपन्यासकार थे, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा उपन्यासकार। अगला सवाल क्वेश्चन 10 का आंसर कीजिए कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1965 ईस्वी की बात है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, सन 1965 ईस्वी में। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि शहर अभी संभावना है यह कृति किसकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह कृति अशोक वाजपेयी जी का है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी। और इसके बाद में कहता है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। यदि आप संत मछली नामक कहानी को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि संतु मछली को लेकर इसलिए भागता है क्योंकि कुएं में डालकर उस मछली को पालना चाहता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुलोचना कौन थी। सुलोचना एक अभिनेत्री का नाम है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जी। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल में कहता है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। आशा है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये सोशल साइंस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और वो भी 2022 के ही एग्जाम पेपर में। देखिए अब टॉल्स्टॉय जो है यह एक रूसी लेखक है और इन्हीं के द्वारा दास कैपिटल नहीं बल्कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना की गई थी।
इसके बाद में कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, गुरु नानक का जो जन्म है वो नानकाना यानी तलवंडी में हुआ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, नानकाना साहिब यानी तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रहीराज किसकी कृति है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, संत गुरु नानक की बात है, इन्हीं की एक कृति का नाम है रहीराज। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, संत गुरु नानक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैप कोठी हिंदूवार ये, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मनमानिक में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे मनमानिक में हमें अलंकार बताना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनमानिक में रूपक नामक अलंकार का यूज किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। प्रेमघन किस युग के कवि माने जाते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों प्रेमघन जो है यह भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कवि प्रेमधन ने किस समाज की रचना किए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रसिक समाज की रचना प्रेमघन ने किया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर वेब सीरीज जो काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है, उम्मीद है आप सभी देखे भी होंगे। तो मिर्ज़ापुर जो है यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है, वहीं पे कवि प्रेमधन का जन्म हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है कि भारत माता के संबंध में कौन सा कथन सही है। आप सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित काफ़ी ही प्रसिद्ध कविता भारत माता का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि उसमें कविता का पहला लाइन ही कहता है कि भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला आंचल गंगा जमुना के आंसू जल फिर भी प्रतिमा उदासनी भारत माता ग्राम वासिनी, यानी भारत माता ग्राम वासिनी है, गाँव में निवास करने वाली है। उसके बाद में कहता है जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों जनतंत्र में कवि के जो अनुसार है वो फावड़े का हल हो जाएंगे राजदंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कहता है अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जोड़ दिया गया है, तो याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोगवाद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों कुंवर नारायण जो है यह एक संवेदनशील कवि माने जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 26 हमारा कहता है बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, जनवाद विचारधारा के कवि बीरेन डंगवाल को माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 27 कहता है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कर्ण से होता है, और ये भी जान लीजिए किसका उच्चारण किससे होता है। ऐसा सवाल 1 से लेकर 2 तक का 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखिए किसका उच्चारण कर्ण से होता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि क से लेकर ख तक क ख ग घ यानी कंठोष्ठ ध्वनि से कहते हैं, जिसका उच्चारण क से होता है। तो क तो नहीं दिया गया है लेकिन ख दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा जी। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। क्वेश्चन 28 क्या कहता है कि हिंदी में अंतः अस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी में अंतः अस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है, और 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं यदि आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन 19 कहता है रमेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। काफ़ी ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा कि रमेश का हम जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो रमा जोड़ ईस बनता है, और रमा जोड़ ईस ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कहता है यशोदा का सही संधि विच्छेद कीजिए, यानी यशोदा का जब हम सही संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा जी। तो देखिए यशोदा का सही संधि विच्छेद करने पे यशः जोड़ दा बनता है, और यशः जोड़ दा ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यशः जोड़ दा इक्वल टू यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कहता है भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे हमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो वैसे संज्ञा जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसे तमाम शब्दों ऐसे तमाम संज्ञाओं को हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं।
देखिए मिठास जो है इसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। मिठास को हम लोग मिठाई को केवल महसूस कर सकते हैं कि ये मीठा है या खट्टा है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, मिठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। आप सभी को मालूम होगा कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवरों के नामों का बोध हो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 32 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए यमुना दिया गया है और यमुना एक स्थल यानी एक नदी का नाम है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आप सभी को बता दें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 6 भेद होता है, समास के भी 6 भेद होता है, कारक के 8 भेद होता है, तो संधि के 3 भेद होता है। वहीं पे संज्ञा के भेद के बारे में बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये सभी के सभी भेदों की संख्या को याद करके ही जाइएगा, क्योंकि 100% यहीं से आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से एक पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। तो आपको, उनको, हमको, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन जिनको यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला सवाल 34 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। देखिए वह स्वयं नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ये ऑप्शन ए और बी और डी ये सभी के सभी ऑप्शन तो शुद्ध है, लेकिन सी में दिया गया मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो तेरे को मेरे को ये केवल दिल्ली में चलता, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाता, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा जी। अगला सवाल कहता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना होगा। तो देखिए सहारा, सूचीपत्र और सियार ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया परिषद, और परिषद एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्वेश्चन 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए मूर्खता स्त्रीलिंग है, और सुंदरता स्त्रीलिंग है, और निंद्रा यानी नींद भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हमें पुल्लिंग शब्द बताना होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपट एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। हमें एक वचन शब्द बताना होगा। देखिए हवा, आग, वर्षा ये सभी के सभी एक वचन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए में दिए गए समाचार पत्र, और समाचार पत्र एक वचन नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाचार पत्र। इसके बाद में कहता है कि वचन का क्या अर्थ होता है। आप सभी को बता दें कि वचन का मतलब कहना, संख्या, बताना ये सभी होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। क्वेश्चन 39 कहता है कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, सलाह देता है, इच्छा प्रकट करता है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है। आप सभी को मालूम होगा क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया, या उसे अकर्मक क्रिया कर सकते हैं। तो जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करता है, किसी अन्य व्यक्ति को करने की इच्छा प्रकट करता है यानी आज्ञा देता है, तो वहाँ पे प्रेरणा देने का मतलब प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला सवाल 40 कहता है बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किसी क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे असमापिका क्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल कहता है आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, तो बहुत है ना जी। तो बहुत शब्द बताना होगा कि बहुत यहाँ पे कौन सा है, विशेषण है या प्रविशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो देखिए आराध्या एक नाम है, तो यह संज्ञा तो होगा, तो संज्ञा तो हमसे पूछा नहीं गया कि उनके आराध्या के बारे में हमें नहीं बताना, सर्वनाम होगा नहीं, विशेषण इससे विशेषता तो नहीं बताया गया है, लेकिन विशेषता बताया गया है कि वो तेज भी है और बहुत तेज है। तो विशेषण को ही विशेषता जो बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला सवाल अंगार बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। जैसे आप सभी देखिए गर्मी का सीजन जैसे आता है तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप उगने लगता है, तो अचानक लोग के मुंह से निकल जाता है और आज इतना कड़ी धूप है कि लगता है अंगार बरस रहा है, आग बरस रहा है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, कड़ी धूप होना। अगला सवाल 43 कहता है दूसरे बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए और सी में कोई एक राइट आंसर है। कमेंट सेक्शन में चले जाइए और आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को देख लीजिए, कहता है
कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप सभी को मालूम होगा कि कारक के 1 2 नहीं बल्कि पूरे 8 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता, करण, कर्म, आपदान ये सभी के सभी होते हैं। तो वह घर से बाहर गया, तो यहाँ पे कारक चिन्ह से का प्रयोग किया गया है, तो करण से भी होता है और आपादान से भी होता है। लेकिन कैसे मालूम चलेगा कौन सा यहाँ पे कारक का यूज होगा? तो देखिए, कोई ऐसा वाक्य दिया गया हो जहाँ पे कनेक्शन बिछड़ने की बात की गई हो, कनेक्शन टूटने की बात की गई हो, तो वहाँ पे आपादान कारक का यूज होता है। और जहाँ पे संबंध जुड़ने वाला बात हो तो वहाँ पे करण कारक का यूज होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं कलम से लिखता हूँ तो मेरे और कलम के बीच में संबंध जुड़ा हुआ है, तो करण से हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ को छोड़कर पत्ता गिर गया है, तो वहाँ पे आपादान हो जाएगा। अगला सवाल लंबोदर शब्द की समास का उदाहरण है। आप सभी को बता दें कि जिन समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान ना हो, इनका दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता हो, उसी हम लोग कौन समास कहते हैं जी? तो उसी हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लंबोदर को देख लीजिए, तो लंबा है उधर जिस का, लंबा है उधर जिस का, दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों के बोलने से हमें ये पता चलता है गणेश जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। दशमुख, देखिए दशमुख का मतलब भी होता है 10 मुख वाला, 10 मुख वाला है रावण, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है बहुब्रीहि समास। अगला सवाल कहता है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? आप तमाम छात्रों को बता दें कि उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे ही तो उपसर्ग कहते हैं ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, अनु। उसके बाद में कहता है कि अर्थ का विपरीत क्या होता है? तो अर्थ के विपरीत यानी अर्थ का उल्टा क्या होता है? तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अनर्थ। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय कहते किसे हैं? विज्ञान का हमें प्रत्यय बताना होगा, तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है, अर्थ बदल देता है। विज्ञान को देख लीजिए, बी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, आन इसमें लग गया है प्रत्यय, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आन। उसके बाद में कहता है इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है इसे खग विहंग परिंदा कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, परिंदा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के 22 फरवरी देने वाले हिंदी का एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले हिंदी का 1 से लेकर 50 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे 10वीं कक्षा का ऐसे ही संस्कृत तथा हिंदी का एक और वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।